गूंज आनी चाहिए। जितनी ऊर्जा आप दिखाएंगे उतनी तेजी से बातें निकल कर आएंगी। तो चलिए, ड्यू टू गांधी सर, आगे पैनल को बढ़ाने के लिए डॉक्टर संतोष जी इस पैनल में इमरजेंसी मेडिसिन जो कि काफी महत्वपूर्ण कड़ी है उस पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही डॉक्टर विशाल कुमार क्रिटिकल केयर और रामकृष्ण हॉस्पिटल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है छत्तीसगढ़ में मेडिकल ट्रीटमेंट में। और ट्रामा के जैसे केसेस अभी बालाजी हॉस्पिटल बता रहे थे कि हर 1 घंटे में एक केस उनके हॉस्पिटल में पहुंचता है। रामकृष्ण में मुझे लगता है ये रेशियो तो काफी ज्यादा ही होगा। और इमरजेंसी मेडिसिन निश्चित तौर पर इमरजेंसी में जब भी कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उसको किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए। इस और किस तरह का प्रयास किया जाता है डॉक्टर साहब? इमरजेंसी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अभी बहुत रिसेंटली इमरजेंसी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। अदरवाइज हम उसको ट्रायज या कैजुअलिटी बोल करके पुकारते थे। अभी जैसे अब हमारे रामकृष्ण में इमरजेंसी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम आईसीयू सेटअप, 15 बेड का आईसीयू सेटअप है और वहाँ पे सारे ट्रेन डॉक्टर्स जो इमरजेंसी मेडिसिन में ट्रेनिंग किए हुए हैं वो वहाँ पर कार्यरत हैं। और आप पहले हम सोचते थे कि इमरजेंसी का मतलब होता है कि आप मरीज को पहुंचाओ और जैसे ही कोई अगर सिक पेशेंट आया या ट्रॉमा पेशेंट आया आप तुरंत उसको आईसीयू शिफ्ट करते हो। तो उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है उसमें आप टाइम, जो अभी पिछले पैनलिस्ट बोल रहे थे टाइम और गोल्डन आवर की हम बात कर रहे हैं, वो हम मिस करते हैं। तो हमारा फोकस, हमारा टारगेट बीइंग इमरजेंसी फिजिशियन यही रहता है कि आपको इमरजेंसी में ही इतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिल जाए। और आपकी इमरजेंसी मेडिसिन सिर्फ डिपार्टमेंट से नहीं, पूरे अस्पताल को अलाइंड होना पड़ेगा। अस्पताल को अलाइंड होने का मतलब हो गया कि आपका ब्लड बैंक आपसे अलाइंड हो, आपका सीटी स्कैन, आपका एक्सरे, आपका यूएसजी मशीन। तो पॉइंट ऑफ केयर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इमरजेंसी मेडिसिन में होना चाहिए। हर इमरजेंसी विभाग में, जैसे कि हमारे इमरजेंसी विभाग में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन 24/7 अवेलेबल है। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे हमारे डॉक्टर्स अगर ट्रेंड हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी लगा करके देख लिए कि क्या पेट में कहीं कोई ब्लड का मात्रा कहीं जमा तो नहीं है, एक्सरे तुरंत करके देख लिए, सीटी स्कैन आपका तुरंत 24/7 हो जा रहा। तो इससे हमको डायग्नोसिस में इजी एक तो होता है और आप तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर तुरंत ट्रीटमेंट होता है और तुरंत डायग्नोसिस होती है तो आप तुरंत के तुरंत पेशेंट को वहां से जिसकी भी जरूरत है, अगर पेशेंट को ओटी शिफ्ट करने की जरूरत है तो आपको पेशेंट पहले आईसीयू में स्टेबल करने के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इमरजेंसी में पेशेंट को स्टेबल करो, इमरजेंसी से ही आप ओटी भेजो। तो इससे जो गोल्डन आवर की बात हम करते हैं, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, इससे बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों कम होती है। तो इसलिए अब फिलहाल हम लोग का यही कोशिश है कि इमरजेंसी मेडिसिन को और बढ़ावा दें। और इमरजेंसी मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इमरजेंसी मेडिसिन सिर्फ हॉस्पिटल में काम नहीं करता। इमरजेंसी मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ट्रॉमा केसेस में हम रोड टू हॉस्पिटल की बात करते हैं। हम ट्रॉमा में मैक्सिमम मॉर्टिलिटी जो हो रही है, जैसा अभी पिछला हम लोग डिस्कशन सुन रहे थे, उसमें पेशेंट को रिसीव करने से लेकर के अस्पताल पहुंचाने तक का जो समय होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। उस समय आप मरीज को कैसे रिसीव कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसी कड़ी की इसी ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ में हमने जुलाई में पहला नेशनल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था, जिसमें रायपुर के विभिन्न जगह से लोग आए थे और करीब 40 डॉक्टर्स ट्रेन हुए थे उसमें। तो हमारा काम सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर। दूसरा कि अलाइनमेंट इतना ईजी रहे कि आपके अस्पताल में मरीज पहुंचा तो जिस एम्बुलेंस ने उठाया है मरीज को या जिस मरीज ने रजिस्ट्रेट करके ऊपर लिया है, तो आपको वहीं से फोन आ जाना चाहिए। जैसा डॉक्टर अमीन ने बोला कि आपका पैरामेडिक्स इतना ट्रेंड होना चाहिए कि मरीज को एसेस कर ले और आपके हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन चला जाए कि ये मरीज है, इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप भी तैयार रहें कि इसको पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, सर हेड इंजुरी लग रहा है, तो आप चीजों को अलाइन करके बहुत जल्दी और अपना गोल्डन आवर का काम हम कर सकते हैं। चलिए, तो इमरजेंसी मेडिसिन की बात हुई, ऐसे ही क्रिटिकल केयर को लेकर अगर समझे तो ये कॉन्सेप्ट क्या किस तरह से काम करता है और क्या सभी हॉस्पिटल में इस तरह के क्रिटिकल केयर को लेकर फैसिलिटी रहती है डॉक्टर साहब? पहले मैं बता दूं, जो ट्रॉमा के लिए आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें क्रिटिकल केयर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। वाई?
क्योंकि एक चीज जो सबसे ज्यादा, अभी मैं आपको आपसे 1 घंटे पहले का इंसिडेंट बताता हूँ, राइट? आई विल टेल यू क्या हो रहा है। ट्रॉमा अब जैसे पहले था, डिजीज प्रोसेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई बीमारी हो, हार्ट की बीमारी, और इसके साथ कोई मरीज आया आईसीयू में, हॉस्पिटल में आया, निकल गया, परिजनों को पता है बहुत दिन से बीमार है, ठीक है। यंग लाइफ्स लॉस हो रहे हैं ट्रॉमा के कारण। अभी 21 साल के लड़के को, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी डिक्लेयर करके आया हूं ट्रॉमा। वाई? आईसीयू में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रिटिकल केयर का इंपॉर्टेंट रोल, बाकी सब ने अपना सर्जरी और बाकी सब कर गया, पेशेंट अब आईसीयू के अंदर है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं आईसीयू के अंदर में जिनको कि आप पहले दिन से पता होता है इतनी इंजरी हो चुकी है कि अब सर्वाइवल नहीं हो। देन कम्स द रोल ऑफ द फैमिली। नाउ सब इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा विच इज हैपनिंग टू द पेशेंट फैमिली। यंग लड़का, ये रोड सेफ्टी वीक डिस्कस हो रहा है, रोड सेफ्टी वीक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना पड़ेगा चीजें कि यंग लाइफ, इंडिया में सबसे ज्यादा यंग लाइफ लॉस का रीजन अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। ये नहीं पता चलता, लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। जब परिवार बच्चा आईसीयू के अंदर आ जाता है उस समय एक्चुअली एक्यूट स्टेज में तो चलो ट्रॉमा हुआ, सर्जरी हो गई, ये निकाल दिया, हेड ट्रॉमा हो गई, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद का स्टेज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैनेज करना, आईसीयू में रखना। सिंपल नहीं सर्जरी हो गई, बहुत सारी इंजरी ऐसी होती है जिसमें कि आप ब्रेन अपनी सेंसोरियम खो देते लोग, बहुत दिन तक महीनों आईसीयू में रहना है। अब इंतजार कर रही है फैमिली, निकलेगा निकलेगा, आज होगा, यंग लड़का आज निकलेगा, कल निकलेगा, कब निकलेगा। उस समय उस आईसीयू में मैनेज करना, पेशेंट को रखना। सर्जरी से ठीक, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, बाकी हेड इंजरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लंग ट्रॉमा हुआ है, हेमोथोरैक्स हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फेक्शन, बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत सारे पेशेंट्स 1.5 महीने 2 महीने में निकलते हैं। अब आप समझो, एक जो ट्रॉमा होता है ना अमीर ना गरीब देखता है, राइट? वो पेशेंट आपके स्पेशलाइज सेंटर में आ रहा है, वो ट्रॉमा के साथ 1.5 महीने कैसे सस्टेन करेगा अपने आप को, इमोशनल एंगल भी, क्योंकि यंग लड़का है, ठीक है। यहाँ पे आईसीयू का रोल, आईसीयू कैसे निकालना है, एडवांस आईसीयू सिस्टम। हमारे जितने डॉक्टर्स जैसे रामकृष्ण केयर में 24 आवर्स कंसल्टेंट, एवरीबडी इज नाउ ट्रेन इन ATLS, ठीक है। ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है, जिसका पहला शुरुआत दिल्ली एम्स ने किया था, वहां से लेके अब ट्रॉमा कोर्सेज से उसके ट्रेन लोग आते हैं। तो एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट इन द आईसीयू फॉर द ट्रॉमा पेशेंट ऑल्सो। सिर्फ सर्जरी के बाद बाकी सब तो ओटी कॉन्सेप्ट हो गया। कभी कभी रिसर्चिटेशन, जैसे डॉक्टर संतोष ने बोला, रिसर्चिटेशन होकर आईसीयू डायरेक्टली ओटी में जाता, ओटी के बाद पेशेंट यहाँ पर आता। बहुत सारे यंग लाइफ लॉस हो रहे थे। क्रिटिकल केयर एस्पेक्ट, अच्छा क्रिटिकल केयर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग पेशेंट, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैविंग एनी कोमॉर्बिडिटी, उनका केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रोल है क्रिटिकल केयर फॉर सर्वाइविंग, बट अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग इनटू द आईसीयू विद दिस। इसमें एक खास बात है कि छत्तीसगढ़ में, जैसे कि पिछले पैनल में डिस्कस हो रहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा से यहाँ तक आने में समय जो उनको मिल गया हेलीकॉप्टर, बाकी को नहीं मिलता। तो जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके हैं, 500-600 किलोमीटर दूर तक के इलाके हैं, रायपुर में बैठ के अगर अपन सरगुजा की तरफ और कुंटा सुकमा की तरफ देखें तो ऐसे में क्रिटिकल केयर में क्या चीजें होनी चाहिए? सड़क तो बहुत निर्मम होती है, उस पर कोई संवेदना अपने आप में सड़क की नहीं होती है, लेकिन अगर चलने वाले का किसी कारणवश दुर्घटना में इस तरह से होता है, तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि क्रिटिकल केयर के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए कि उसमें मरीज को ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचाया जा सके, तब जब हम 500-600 किलोमीटर दूर हैं? क्रिटिकल केयर में पेरिफेरल में देखो, अनफॉर्चुनेटली पेरिफेरल में बहुत ज्यादा एडवांस क्रिटिकल केयर शायद आप जिस एरिया की बात कर रहे हो वहां नहीं हो, लेकिन इनिशियल रिसर्सिटेशन जो पेशेंट से शिफ्टिंग होने से पहले, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इतना ब्लड लॉस होता है कि उनको ट्रांसपोर्ट करना 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर, डॉक्टर संतोष बेटर बताएंगे एम्बुलेंस केयर में कितना तकलीफ होती है, दिक्कत होती है उनको। इनिशियल रिसर्सिटेशन हो सकता है सर्जरी वहां पे ना हो, लेकिन रिसर्सिटेशन करके वहां से ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन आपको उस रिसर्सिटेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छा क्रिटिकल केयर, अच्छा आईसीयू सेटअप पेरिफेरी में भी रिक्वायर्ड है। अगर क्योंकि नियर बाय सबसे पहला हॉस्पिटल जो नजदीक है, चाहे वो कोई इतना भी छोटा हॉस्पिटल हो,
उस हॉस्पिटल पे ले जाकर के वहाँ रिसर्सिटेट करके पेशेंट को अर्ली टू अर्ली सर्जरी और रिक्वायरमेंट है उसके लिए, अगर पेशेंट वहाँ ही रिसर्सिटेट होकर ब्लड प्रेशर नहीं है, मेंटेन नहीं कर, इतना ब्लड लॉस हो रहा है, आप रास्ते में ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाओगे? तो गुड क्रिटिकल केयर रियली रिक्वायर्ड एट द पेरिफेरी ऑल्सो, जहां भी हो वहां ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड तो है। यानी मिनिमम संभागीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मिनिमम संभावित स्तर पे हर एक चीज, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वहां आईसीयू केयर, बिकॉज एक चीज नहीं है, देखो बहुत सारी चीजें है। आप ट्यूब डालना है पेशेंट को, थ्रेटेंड है, मेडिकल टर्म यूज कर रहा हूं, ट्यूब डालना है, इंटुबेट करना है, वहां पे आपको ट्रॉमा में पूरा आपके मुंह पे ब्लड भरा पड़ा है, बहुत दिक्कत जा रही है, पेशेंट को वेंटिलेट नहीं, नॉर्मल जो नई ट्रेन डॉक्टर है उसको इंटुबेट करना बहुत दिक्कत है, एयरवे प्रोटेक्ट नहीं करोगे पेशेंट वहां तक शिफ्ट नहीं हो सकता। तो गुड क्रिटिकल गुड तो ट्रेन है, ट्रॉमा केयर में ट्रेन है, जिनको कि आता है, इतना ट्रॉमा की इंजरी के साथ भी इंटुबेट कर सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं पेशेंट को, वेंटिलेटर इनिशियल सेटिंग करना आना चाहिए पेशेंट को, ब्लड प्रोडक्ट कितना रिक्वायर्ड है, ब्लड प्रोडक्ट की भी कितना ट्रॉमा कितना रिक्वायरमेंट है, कैसे भेजेंगे, कैसे क्रॉस मैचिंग करेंगे, किस एक्सपर्ट की जरूरत है उसका डिसीजन करना। जैसे डॉक्टर संतोष ने बोला अल्ट्रासाउंड वहां होना बेसिक जरूरी, कहां ब्लीड हो रहा है, कहां मेन मत, तो वो सब चीजें उतना इक्विपमेंट होगा नहीं प्रेफर में कहना, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट जो ट्रॉमा केयर में है उतना तो होना ही चाहिए, तभी आप आगे ट्रॉमा केयर में आगे बात कर सकते हो। ये सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने बैठे हैं। इसमें सड़क में हर आयु वर्ग के लोग रहते हैं और उसमें दुर्घटना के शिकार होने में भी अलग अलग वाहनों पर चलने वाले लोग हो सकते हैं, कोई 2 व्हीलर वाला, कोई 4 व्हीलर वाला। अब ऐसे में आपको एक तो सीपीआर की बात हुई थी पिछले पैनल में, उसमें इसके अलावा बाकी चीजों को लेकर के अवेयरनेस किस तरह का होना चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर, प्रिकॉशंस को लेकर क्या अवेयरनेस किस तरह से बिल्ड किया जाना चाहिए, किस वर्ग के बीच में? जी देखो, अवेयरनेस के लिए तो अभी पूरे मुल्क को शामिल होना पड़ेगा उसमें, ठीक है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा लाइफ्स, यंग लाइफ्स लॉस हो रहे हैं ट्रॉमा के कारण, ट्रॉमा रोड सेफ्टी के कारण। अभी मैं बोलूं तो अभी अपने शहर के, आप लोग न्यूज चैनल से हो, अभी अपने शहर में जाके देख लो, अभी एक पॉइंट ऑफ केयर में जाके देख लो कितने लोगों ने हेलमेट लगा के रखा है, नहीं है। एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा बात करना चाहता हूं। मैंने अपनी लाइफ पूरी दिल्ली में गुजारी है, मेरी ट्रेनिंग सब कुछ लेके, मेरे हॉस्पिटल भी सब दिल्ली में। आई वॉज वर्किंग इन द फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव फॉर 10 years, देन आई शिफ्टेड टू रायपुर नाउ। एटलीस्ट वो मेगा सिटीज, एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट है हेलमेट का, चलान का, बाकी सब चीजों का कॉन्सेप्ट है वहां पे, ठीक कॉन्सेप्ट है जिस तरह से भी। लेकिन आप देखो कितने यंग लोग हैं जो 16 साल 18 साल के लोग हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, सब पे ना पिलियन में किसी के पास है हेलमेट, ना आगे हेलमेट कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम ट्रॉमा 2 व्हीलर्स में हो रहे हैं, ट्रॉमा गाड़ी 4 व्हीलर्स में आपकी सेफ्टी फीचर्स बहुत आ गई हैं, मैक्सिमम ट्रक से इंजन, एयर बैग सब कुछ है, ट्रू और। तो आपको जागरूकता है कहां? लोग कॉन्सेप्ट, मैं सब्जी लेने के लिए गया हूं, बगल में सब्जी लेने के, तो मेरे को हेलमेट की क्या जरूरत है, ट्रक तो सब्जी नहीं देखेगा ना। ये कॉन्सेप्ट पहले अपनी सेफ्टी के लिए जागरूकता होनी चाहिए। अगर उनको ये जागरूकता वीडियोस बना के देखे कितनी मुश्किल जाती है, आप तो निकल गए शहर पे, आपके पीछे का परिवार पूरा छूट जाता है। 1.5 महीने आईसीयू के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर आपका पूरा परिवार कॉस्ट के और इसकी इश्यूज के साथ निकल जाए, हो सकता है जान भी ना बचे। और आप यंग लाइफ लॉस करना कितनी बड़ी चीजें हैं। मैं बार बार इसलिए प्रिसाइज कर रहा हूं कि एक एज के बाद लोग एक्सेप्ट करते हैं यंग लाइफ, यंग बच्चे को होना कोई नहीं। और मैक्सिमम एक्सीडेंट्स उनके हो रहे हैं जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उन्हीं के हो रहे हैं जो बाइक्स पे चल रहे हैं, इंजरी हो रही है। वो पेशेंट आईसीयू में आके, आईसीयू बिकम्स वेरी इमोशनल फॉर दोज पेशेंट्स। मैं बता रहा हूं ना, मैं डे इन डे आउट देख रहा हूं ट्रॉमा केसेस आईसीयू में। सर्जरी तक तो ठीक लगता है, जो आईसीयू में इमोशनल इश्यूज होते हैं, बाकी फैमिली, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है उसमें, पूरी फैमिली का इमोशनल स्ट्रेंथ इतना लेवल पे जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैसेज एकदम साफ क्लियर है, अपनी सेफ्टी की जिम्मेवारी खुद की लेनी है, हेलमेट पहनना है, रोड सेफ्टी का ध्यान रखना है, स्पीड लिमिट जो बोलते हैं स्पीड लिमिट को फॉलो करना है। वो तो प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके लिए बाकी महकमे को भी जागना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी करें कि ये चीजें नहीं कर सकते, आप क्रॉस नहीं कर सकते, रेड लाइट को नहीं पार कर सकते, हेलमेट रखना है, बाकी तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। यू कांट अवॉइड द एक्सीडेंट्स, बट ये चीज तो अपनी खुद की सेफ्टी है ना, नहीं है, ये दिक्कत है। जी बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मूल वाक्य है जिसको हमेशा निरंतर याद रखना है। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। हम लोगों को ये जानना असल में जरूरी होता है कि जो हमारे साथ सुविधाएं हैं जितनी सड़क दुर्घटना के बाद, उन सुविधाओं में अलग अलग तरह के
हॉस्पिटल्स जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो हम लोगों को किस तरह से मददगार होते हैं। और गोल्डन आवर को लेकर के भी बात हुई कि गोल्डन आवर में मुझे लगता है एक शायद आज ही मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि शायद नितिन गडकरी जी ने या किसी ने उसकी घोषणा की है कि जो अभी हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। 5,000 रुपए शायद है प्रोत्साहन राशि, उसको 25,000 करने की बात चल रही है। अभी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्रिटिकल स्थिति वाले मरीजों को हॉस्पिटल सही समय पे लोग पहुंचा दें ताकि वो जिंदगी बच जाए। जो बात आपने कही थी कि सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर युवा वर्ग के लोग उस तरह से चोटिल होते हैं, उनको तकलीफ उस तरह से होती है। और वो एक महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि एक प्रोडक्टिव एज शुरू होता है, एक आदमी तैयार होता है, एक बच्चा तैयार होता है, युवा होता है, जब उसको समाज में अपनी उत्पादकता से योगदान करना होता है। और उसी समय इस तरह की दुर्घटनाओं का अगर वो शिकार हो जाए तो पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज और पूरे देश का नुकसान है वो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, रोड सेफ्टी को लेकर के भविष्य में या आने वाले समय में क्या हॉस्पिटल, ट्रैफिक और यातायात के नियमों को लेकर के जागरूकता के विषय पे एक कंबाइंड या ज्वाइंट इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाना अच्छा होगा, और इस पे प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या भूमिका होगी? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आप ये जो कंबाइंड एफर्ट है इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, और पिछले 3-4 साल से हम ट्रैफिक पुलिस के साथ लग करके हम हर ट्रैफिक पुलिस, सबसे पहले हमने काम पुलिस स्टेशन में जा करके जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को हमको ट्रेनिंग देना, जो अभी डॉक्टर अमीन बता रहे थे सीपीआर की ट्रेनिंग, तो सबसे पहले हम ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग दिए। उसके बाद हम हर चौराहे पे, मोर और लेस रायपुर के हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो आम नागरिक हैं उसको हमने उनको जा करके रोड पर एक्चुअल सिनारियो दिखा करके कि चलो एक्सीडेंट जो हो रहा है, जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया आपका प्रश्न है, लेकिन एक्सीडेंट्स को रोकना, यंग जनरेशन को कंट्रोल करना, अभी यंग जनरेशन का वेव चल रहा है, रील्स बनाने हैं, सब चीज करने, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जो हम जिस पे अभी तुरंत काम कर सकते हैं वो काम ये है कि हम एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जो मोर्टिलिटी हो रही है उसको हम कैसे कम करें। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो लास्ट पैनल में भी डिस्कशन हो रहा था मेडिको लीगल चैलेंजेस को लेकर के, तो कि पुलिस का डर, इसलिए कई सारे लोग गाड़ी रोकते नहीं हैं, मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं। फिर लोगों के बीच में जागरूकता, और लोगों के बीच में जागरूकता के अलावा जो पीएससीज हैं, जो छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं या जो बाहर पेरीफेरी में हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं कि आपके पास जो मरीज पहुंच रहा, होता क्या है कि मरीज को तुरंत हायर सेंटर में लोग भी ले जाना चाहते हैं, और छोटे अस्पताल भी सोचते हैं कि यार हम इसको यहां मैनेज नहीं कर पाएंगे, जितना जल्दी हो सके हम बड़े अस्पताल में भेजें, क्योंकि एक जो ऐसा सेंटिमेंट की बात हो रही है। तो अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है तो लोग भी बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हॉस्पिटल में ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, इसके वजह से मरीज की मृत्यु हुई या जो भी घटना दिक्कत हुई। तो इन सब चीजों को लेकर के ट्रेनिंग का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारा कोशिश है कि हम हर एक वर्ग को, न कि सिर्फ डॉक्टर्स के साथ साथ हम छोटे छोटे नर्सिंग होम में भी जा करके हम अपना पूरा एम्बुलेंस लेकर के जा रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली चालू किया है कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम अब पेशेंट्स को, क्योंकि जो एम्बुलेंस स्ट्रक्चर अपने यहां बहुत अच्छी नहीं है, हमारे एम्बुलेंस में आप देखोगे सारे सामान है, स्पाइन बोर्ड है, स्कूप है, लेकिन जो बच्चे उसमें जा रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है। मरीज को एक्सीडेंट जगह से उठा करके कैसे एम्बुलेंस में रखना है, उसमें हम बहुत सारे मतलब कि जो मोर्टिलिटी हो रही है, जो मरीज का मोर्बिडिटी हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। सर्वाइकल इंजुरी बहुत कॉमन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर हेलमेट भी लगाए हैं तो भी, हेलमेट लगाए तो हेलमेट को कैसे रिमूव करना है, हेलमेट आपने रिमूव कर लिया तो पेशेंट को अगर सर्वाइकल इंजुरी है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे उसके सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना है। हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को चोट लगी है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट हमारे अस्पताल में पहुंचता है, जो सर्वाइकल कॉलर हम अस्पताल में पहुंचने के बाद मरीज को लगा रहे हैं, वो मरीज को ठीक एम्बुलेंस में रखते समय ही लग जाना चाहिए।
मरीज को उठाते समय ही वो सर्वाइकल कॉलर लगा देना चाहिए। जो हमारा स्पाइन बोर्ड है या स्कूप है, हम उसकी मदद से उस मरीज को उठाएं ताकि उसको कम से कम नुकसान हो। 1 घंटा 1.5 घंटा मरीज एम्बुलेंस में सफर करके आता है, उस एम्बुलेंस में जैसा मरीज रहता थोड़ा बहुत इलाज कर दिया उन्होंने, ब्लीडिंग को कंट्रोल किया, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। मरीज अस्पताल पहुंचता, फिर हम वहां से जीरो से शुरू करते हैं। तो जब मैं पहले बोला कि हमको टारगेट सबके साथ मिल करके ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना, जैसे पुलिस हो गई, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, जो बहुत कॉमनली लोग, और जो ठेला दुकान वाले जो हैं उनको ट्रेनिंग देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको हम काम कर रहे हैं। और रायपुर के, अभी हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन रायपुर के हर एक चौराहे पे पिछले 6 साल से हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम हर एक आदमी को ट्रेन करें। और एक जो डर है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का के बाद हमको अस्पताल पहुंचाने के बाद जो पुलिस का, उस डर को हमारे, आप अगर डिपार्टमेंट में जाइएगा, हम एकदम क्लियर कट करते हैं। कोई मरीज लेकर के आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, हम उससे पूछते हैं कैसा हुआ, क्या हुआ। हम जो एमएलसी की बात कर रही है, एमएलसी एक मेडिको लीगल इंफॉर्मेशन है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसमें भी हम सिर्फ उससे पूछते हैं कि अगर आप अपना नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए। अगर वो बोलता है कि नहीं हमको अपना नाम नहीं बताना, तो कभी भी इंसिस्ट नहीं करते हैं उसको कि नहीं आपको अपना नाम बता के ही जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। तो हमको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करते रहना है, लोगों के टच में रहना है। डॉक्टर्स पढ़ के आ रहे हैं, ट्रेन होके आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है, जैसा मैंने बताया, ऑटो ड्राइवर्स, चौराहे पे जो दुकान वाले हैं या रोड साइड जो दुकान है, इनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। इसमें छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रंक और ड्राइव की। इसमें दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण इसको भी मानते हैं। सड़क सेफ्टी के साथ साथ ये चुनौती है कहना चाहिए। तो इसमें निश्चित रूप से कोई एक फैक्टर तो होगा नहीं, ये तो बहुत हैबिट और रीति रिवाज और से लेकर के जो कानून का डर खत्म होने वाली स्थिति है। तो आपको क्या लगता है ड्रंक ड्राइव के कैसे, कितने केसेस आपके यहाँ आते हैं उस तरह से एक्सीडेंट के? सर, जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया कि 2 व्हीलर्स और के एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं और 4 व्हीलर्स, तो अगर मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैं वो ड्रंक एंड ड्राइव के हैं सर। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स, आप मैक्सिमम जो हमारे पास आते हैं ड्रंक एंड ड्राइव के हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है वो, मतलब सामाजिक समस्या के साथ साथ इस तरह से ये बहुत कानून। हाँ जी। इवन आपको मैं बताता हूं कि जब हम इमरजेंसी में जब ड्यूटी करते हैं, तो लास्ट अभी जैसे न्यू ईयर गया, तो हमारे बच्चे फोन करते हैं रात में, सर ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, बहुत लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम बोले अब इससे अपन कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रीटमेंट करो, उनको समझाओ। कई बार ऐसा हुआ कि रात में हंगामा हो गया और हमको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। तो ये चीजें हैं सर, ये एक गंभीर समस्या है और इस पे जिसको प्रशासन को काम करना पड़ेगा। मतलब सामाजिक जागरूकता, प्रशासन की कठोरता, दोनों तीनों तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा वो, क्योंकि मूल कारण एक तरह से सड़क दुर्घटनाओं में एक बड़ा फैक्टर बन के वो आता है। इसके साथ साथ मोबाइल, ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा, अभी मतलब बहुत सारे एग्जांपल से क्या बताया, अभी हम ही अस्पताल से जा रहे थे और एक बंधु कार चला रहे थे और मोबाइल पे फोन लगा रहे थे। तो मैं सोचा गाड़ी रोक के बोलूं उनसे, तो मैंने गाड़ी रोक के बोला, तो बोलते हैं कि अब सरकार ने रोड पतली बनाई है तो हम क्या करें। अब दिक्कत ये है कि आप उनसे लड़ भी नहीं सकते हैं, लड़ने से आप देखो अपराध कितना और कहां कहां लड़ेंगे आप। तो वो एक चैलेंज है सर, उसके साथ चैलेंज है सर ये। हम लोग जैसा आपने जिक्र किया दिल्ली का, उस तरह से बेंगलोर मेरा जाना आना होता रहा है। मैंने वहां पर इस चीज को काफी टाइट देखा है, इस बात को लेकर के कि आप एक चौराहे पे अगर कोई भी किसी तरह की गलती करता है तो दूसरे चौराहे पे वो सूचना पहुंच जाती है और उसके बाद रोक लिया जाता है। उसके साथ साथ जो हाईवेज हैं वहां पर भी स्पीड ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर लगे हुए हैं, अगर आप निर्धारित से ज्यादा स्पीड पे चलेंगे तो चालान अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। 90 की स्पीड लिखी है, आप 120 पे चले तो उसका डर एक तरह से वाहन मालिकों पे, चालकों पे बना रहता है। तो कानून तो अपना काम जहां जहां कर सकता है, जहां जहां तकनीकी तौर पे एडवांसमेंट किया जा रहा है वहां पर तो वो चीजें की जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं, छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास करता हुआ एक तरह से वो है।
इसमें इस राज्य में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली। जो पिछले पैनल डिस्कशन में आया था कि जो परिवहन विभाग के स्तर पर जो चेंजेस हो रहे हैं, तो व्हीकल्स में भी एडवांसमेंट आ गए हैं कई तरह के। आप अगर सीट बेल्ट यूज नहीं करेंगे तो वो लगातार आपको बताता रहेगा, जागरूक करता है, लेकिन लोगों ने उसका भी शॉर्टकट ढूंढ लिया है कि लोग लगा देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अपने अंदर से आदमी में अगर जागरूकता नहीं है तो उस चीज को मतलब हम सब कोशिश करते हैं, हम सब जागरूक लोग हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे उसमें, लेकिन उसमें और क्या हो सकता है? आप सर देखिए, जब भी हम बीएलएस ट्रेनिंग कराते हैं ना, तो हम एक वर्ड बोलते हैं सेफ्टी फर्स्ट। तो अगर अपने में सेफ्टी फर्स्ट नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। तो सेफ्टी फर्स्ट आपको सोचना पड़ेगा कि पहले अपनी सुरक्षा करो। आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? सीट बेल्ट लगाओ, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करो, जब आप मोटर व्हीकल पे बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट लगाओ, स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करो। तो सेफ्टी फर्स्ट जो है इसको सोचना पड़ेगा लोगों को। जी, बहुत बढ़िया बात की आपने, सेफ्टी फर्स्ट। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एकदम साफ है, खुद की सेफ्टी, ठीक है, उसके लिए जागरूकता, प्रशासन थोड़ा सख्त हो उसके लिए, ठीक है, हेलमेट्स, सेफ्टी फीचर्स, ट्रेनिंग्स। दूसरी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना, इस सबसे अगर छत्तीसगढ़ डेवलप कर रहा है, यंग लाइफ्स का लॉस होना बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, दे आर प्रोडक्टिव लाइफ, वो लॉस हो रहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। एक तीसरा इंपॉर्टेंट जो मेरे साइड से है, सिग्नलिंग, क्रॉस भागना, सिग्नल्स नहीं है, बहुत सारे सिग्नल्स इंस्टॉल करने होंगे, बहुत जगह आप छत्तीसगढ़ रायपुर में ही देख लो, वो सब चीजें उस साइड से जो है, और जागरूकता बढ़े ताकि ये बताया जाए कि यंग लाइफ लॉस हो रहे हैं और उनका कितना असर पड़ रहा है पूरे परिवार। एक पेशेंट नहीं है, सिर्फ पेशेंट नहीं गया, पूरा परिवार खत्म हो जाता है इस चीजों में। वो पब्लिक तक पहुंचाए, अवेयरनेस कैंप कराई जाए, ट्रेनिंग कराई जाए, मल्टीपल ट्रेनिंग्स हो और पब्लिक की भागीदारता बढ़े, सहभागिता बढ़े उसमें, ताकि वो पता चल जाए कि उनको कितना तकलीफ हो सकता है एक सिर्फ ट्रॉमा से तकलीफ। तो आप ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अतिथियों के सम्मान के लिए वो प्रस्तुत किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सत्र का बहुत ही खूबसूरत संचालन हमारे दोनों ही होस्ट ने किया। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर साधना न्यूज गांधी सर से आग्रह करूंगी कि वे हमारे दोनों ही वक्ताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मंच पर पधारें। साथ ही हमारे होस्ट से भी मैं आग्रह करूंगी कि वे भी उनका साथ दें। डॉक्टर दीपक जायसवाल और डॉक्टर अमीनुद्दीन कुरैशी जी को अभी हमने सुना। दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला। बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि सिर्फ एम्बुलेंस भेजने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ट्रेनी उसमें यदि हो और ट्रैफिक पुलिस के लोगों को भी यदि हम बता